Hi guys, I'm Sakshi Bhava, your English educator at An Academy. And guys, today I am here with a very important topic. काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो आरसी से डरते हैं एंड दैट इज़ वाई मैंने ये लेसन आज बनाया बिकॉज सबसे पहली बात तो मुझे आपको आरसी का डर हटाना है और दूसरी बड़ी बात ये है कि मुझे फाइनेंस बेस्ड आरसी का डर आपके दिमाग से निकालना है. दैट इज़ वाई आई एम हियर विद दिस क्लास टुडे. सो गाइज, इस क्लास में व्हाट ऑल कैन यू एक्सपेक्ट, क्या क्या हम आज करने वाले हैं, लेट मी जस्ट समराइज इट ऑल फॉर यू. सो आज मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगी कि फाइनेंस बेस्ड आरसी को करने के लिए आप क्या टिप्स अप्लाई कर सकते हो. ऑफकोर्स वी विल बी डूइंग एन आरसी ऑल्सो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बिना तो कोई भी बात नहीं बनती है. विल बी डूइंग वन फाइनेंस बेस्ड आरसी ऑल्सो एंड ऑफकोर्स येस आई बी एक्सप्लेनिंग हियर एंड देयर द फाइनेंशियल टर्म्स जो उसके अंदर यूज हुए होंगे. जैसे आपको एग्जाम में उसको करना है वैसे हम आज बात करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि फाइनेंस बेस्ड आरसी जो आपके एग्जाम में आती है, एक जनरल बेसिस पर अगर मैं उसका ब्रेकअप आपको बताऊं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर किस कैटेगरी के आते हैं, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. ओके, सो सबसे पहली बात तो फाइनेंस बेस्ड आरसी को देखते ही आपको डरना नहीं है गाइस, क्योंकि एक बात अपने ध्यान में ये चीज़ बैठा लो अपने माइंड में कि फाइनेंस बेस्ड आरसी वो लोग भी कर सकते हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है. बिकॉज आरसी की ब्यूटी ही यही है कि आपको उतना ही इंफॉर्मेशन कंसिडर करना होता है जो आरसी में दिया है. सो आरसी में अगर कोई चीज़ मेंशन्ड है कि ओके दिस इज द फाइनेंशियल टर्म, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आरसी के अंदर ही दिया होगा, जो बात मैं आपको प्रूव करूंगी विद टुडेज आरसी. ओके, तो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मैम आई एम नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आई वोंट बी एबल टू टैकल अ फाइनेंस बेस्ड आरसी. दैट्स कम्प्लीटली अ मिथ गाइज. प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. आई एक्चुअली वॉन्ट कि मेरा हर एक स्टूडेंट आरसी अपने एग्जाम में करके आए, चाहे वो फाइनेंस बेस्ड हो कोई भी और टॉपिक हो गाइज. आरसी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ठीक है. सो आई होप यू आर विथ मी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नाउ. सो जो एक फाइनेंस बेस्ड आरसी आपको मिलती है, एक जनरल मेंस में जो आरसी आती है उसमें आपको कुछ 10 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड दैट्स हाउ द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस इज. ओके, सो ऑफकोर्स आपके ईज के लिए उसमें कुछ 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दे देते हैं. 8 क्वेश्चंस ऑफकोर्स प्रोबेबली 3 वुड बी डायरेक्ट, 1 और 2 वुड बी इन्फ्रेंस बेस्ड. तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर. ओके, प्योरली फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 2 एंड देन फिर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड हो सकता है, टाइटल बेस्ड हो सकता है, टोन बेस्ड हो सकता है, आपका फ्रेज का मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे, एंड 2 उसमें लगभग आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो आप देखिए कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस येस यू कैन डू देम. डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट. इन्फ्रेंस बेस्ड में प्रॉबली दिक्कत होगी शायद आपको, बट कोई बात नहीं, वो हम विद प्रैक्टिस सीख लेंगे. आज की क्लास में हम एक्चुअली मिले हैं इसको टैकल करने के लिए, ठीक है. सो जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको आरसी करनी नहीं आती है तो उसके लिए मैं सेपरेट सेशंस लूंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको आरसी करनी कैसे है. बट दिस वाज अ टॉपिक जो बहुत टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम फाइनेंस बेस्ड आरसी में बड़ी दिक्कत आती है, उसको हम नहीं करके आएंगे एग्जाम में एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो चीज़ मैं खत्म करना चाहती हूँ वंस एंड फॉर ऑल विथ टुडेज क्लास. सो आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू कि आप फाइनेंस बेस्ड आरसी भी कर सकते हो. ओके, सो ऑफकोर्स दैट्स गोइंग टू बी द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चन. तो आप समझो कि अगर यू डाइव इन टू द आरसी तो ये जो 4 नंबर है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपके जेब में ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है. इन्फ्रेंस में शायद आपको डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट मैं आज आपको ये भी करके दिखाऊंगी. इन्फ्रेंस भी, फाइनेंस बेस्ड भी मैं आपको आज की क्लास में करके दिखाऊंगी. सो जो द टैक्टिक दैट आई यूज यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, फ्रेज मीनिंग, टाइटल बेस्ड, टोन बेस्ड. टाइटल आपको फाइंड करना होता है कि पूरा जो आरसी है वो किस टोन पर चल रहा है, क्या बात उसके अंदर हो रही है, उसके बेसिस पर आपको टाइटल फाइंड करना होता है. एंड टोन तो एडिटोरियल के थ्रू हम प्रैक्टिस करते ही है, ठीक है. मानती हूँ अगर ये आपका डाउटफुल हुआ भी तो 2, 4 और ये 4, 8 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं. सो फाइनेंस बेस्ड आरसी करके जरूर आनी है गाइस. दिस इज द ब्रेकअप जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जाने वाले हैं, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, ठीक है. सो गाइस, वैसे आरसी का मेथड क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ. पैसेज पहले पढ़े, ओके, या क्वेश्चंस पहले पढ़े, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस.
आप मॉक टेस्ट देकर देखिए, पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें आप पैसेज पहले पढ़िए और फिर क्वेश्चंस पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है और कितना टाइम आपने लिया। फिर आप एक दूसरा मॉक टेस्ट दीजिएगा जिसमें आप क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, ठीक है, और पैसेज बाद में पढ़िएगा, पैसेज लेटर, ओके। और उसमें देखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है और टाइम आपको कितना लग रहा है। तो जिसमें भी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आए और टाइम कम लगे, वही मेथड आपका है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट, ओके। बट नाउ टुडे ऑफकोर्स मैं तो हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि आप पहले पैसेज पढ़ो, बट क्योंकि इस पूरे पेज पर मैं आरसी को नहीं सेट कर पाई, सो फॉर दिस क्लास पर्पज आई वुड बी शोइंग यू द क्वेश्चंस फर्स्ट, ओके, ताकि आप पहले क्वेश्चंस देखो और उसी नज़र से आप जब आरसी पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि मुझे आंसर कहाँ से मिलने वाला है, एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड योर आंसर्स। क्योंकि फाइनेंस बेस्ड आरसी में आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे पूरी एक एक वर्ड उसके अंदर जब तक नहीं समझ में आएगा मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो लेट्स प्रूव इट टू यू। सो गाइज ऑफकोर्स दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको मैं बहुत टाइम तो रीडिंग के लिए वैसे नहीं दूंगी, बट येस आई विल स्टॉप एट द पोजिशन, पैसेज जब शो करूंगी, क्वेश्चन जब शो करूंगी, तो हर जगह पर आप वीडियो को पॉज कर देना एंड क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरीली इट्स नो यूज़ कि मैं वीडियो को लंबा करूं आपको वहां पर टाइम देकर। सो चलो अब मैं आपको पहले क्वेश्चंस शो करती हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस पढ़ना। देयर आर 6 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको 3 पेजेस में आरसी शो करूंगी, ठीक है। एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग कर लेना उसकी, फिर हम साथ में मिलके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलो 6 क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने ट्राई किया है कि हर कैटेगरी से मिनिमम एक क्वेश्चन तो उठाऊं ही। फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने दोनों उठा लिए, ठीक है। एंड बाय द वे जो हम ये कर रहे हैं आरसी, वो एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लगने वाला है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ओके। चलो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर गोज। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। You can pause the video. Okay, I think आपने देख लिया है. That's the second question. You can pause the video to read it. Okay, that's your third question. You can pause the video to read it. That's your fourth question. Again, you can pause the video. That's your fifth question. Please pause the video. And the last question is this one, the vocab based question. You can pause the video to read it. Alright, so now I'll be showing you RC in 3 pages. The same thing आप उसमें करने वाले हैं, आप अपने हिसाब से उसको पढ़िएगा, अपना टाइम लेकर पढ़िएगा, बट पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। That's the first page of the RC. Just read it once, फिर हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको रीच कर लिया है। सेकेंड पेज इज दिस वन, सेम गोज फॉर दिस। थर्ड पेज इज दिस वन, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके आपने अपना लेजर टाइम लेकर इसको एक रीडिंग दे दी है। आई एम श्योर आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, ओके। But we needn't worry. This is an RC. We don't need to learn things over here. We just need to, try and read it and उसमें से आंसर निकालना है, ठीक है। चलो, let's now start solving these questions. So of course ये RC मैं ऐसे ही solve करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कलर करके लाती हूँ ताकि we are directed towards the answers. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था गाइस, आपको इसको टैकल कैसे करना था, पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। Which of the following has assisted Asian banks to move ahead of simple loans and offer more complex loaning services? इनमें से कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से एशियन बैंक्स जो हैं वो सिंपल लोन्स से बढ़कर कॉम्प्लेक्स लोनिंग सर्विस देने लग गए हैं, ओके। सो आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स यू हैड सर्टेन ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट। सो इस जब आपने रीड किया होगा, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था, तो आपने ये लाइन पढ़ी होगी अपने आरसी में, एंड वेयर डिड यू गेट द आंसर? सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट लाइन। सो आप देख रहे हो यहाँ पर, Asia's bank have also become stronger, armed with healthy deposits and access to cheap US dollar funding.
दैट्स हेल्प देम टू मूव बियॉन्ड प्लेन वैनिला लेंडिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑफरिंग्स। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई वो सिंपल लेंडिंग से जो है वो कॉम्प्लेक्स लेंडिंग पर किस वजह से आए, बिकॉज उनको अब हेल्दी डिपॉजिट्स उनके पास है। ओके, उनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दे आर आर्म्ड विद दैट एंड चीप यूएस डॉलर फंडिंग भी उनको मिल रही है। सो लेट्स सी हमारा आंसर उसमें से किस में मिलता है हमको। सो हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर है ऑप्शन नंबर ई। So you can see that presence of healthy deposits with the bank and availability of cheap US dollar funding. So this was a direct question. I'm sure कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि कोई भी कैटेगरी छूटे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फ्रेज, 2 फ्रेजेस पूछे गए कि फ्रेज इन फ्रेज का मीनिंग बताओ कि कौन सा इनमें से, दोनों में से किसी का भी मीनिंग नहीं है, राइट, डू नॉट कैरी द सेम मीनिंग। सो पुशिंग द एनवेलप, अगर आप उसमें पढ़ते हो कि व्हाट इज पुशिंग द एनवेलप मीन, सो पुशिंग द एनवेलप का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड करते हो उसको कहते हैं पुश द एनवेलप। एंड हिट अ रफ पैच का मतलब होता है मुसीबत से गुजरना, है ना, ये तो बहुत ही कॉमन फ्रेजेस है। अब इसमें देखो रनिंग इनटू रफ वेदर, ये आपका इससे मैच कर रहा है। टू एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ समथिंग, ये आपका इससे मैच कर रहा है। ट्राइंग टू ब्राइब अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये आपका किसी से मैच नहीं कर रहा है। गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपका इससे मैच कर रहा है। टू इनोवेट और गो बियॉन्ड द कॉमनली एक्सेप्टेड बाउंड्रीज, ये आपका पुश द एनवेलप से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक तो बात आपके लिए बहुत सिंपल थी, इसीलिए मैंने भी वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। नाउ आई विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, क्योंकि अब आ गया है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्यों देखो इन्फ्रेंस में डायरेक्टली चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। जब आपको इन्फ्रेंस निकालना होता है ना, आपको जो लिखा है उसमें से क्या मतलब निकल रहा है वो बात बतानी रहती है। ओके, सो थर्ड पैराग्राफ पर हम जाएंगे और हम देखेंगे कि हम क्या समझ पा रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू द थर्ड पैराग्राफ, जहाँ पर आपको मैंने दिखाया था थर्ड पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा था यहाँ से। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पैराग्राफ, दैट्स द फर्स्ट, दैट्स द सेकंड पैराग्राफ, दैट्स द थर्ड पैराग्राफ। चलो, जितना पार्ट मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया है, कलर किया है, उसको हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 10 years ago in India, for example, foreign banks used to account for 17% of the pre-provision profits. So guys, pre-provision profits क्या होते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। सो 10 साल पहले फॉरेन बैंक्स का जो प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स का शेयर था, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स PPP, वो था 17%, और उनका जो लोन मार्केट शेयर था LMS, ओके, वो था 6%। और लास्ट ईयर, मतलब ये था 10 साल पहले का डेटा, ठीक है, ये है आपका 10 साल पहले का डेटा। लास्ट ईयर उनका लोन मार्केट शेयर बन गया 4%, while they take off pre-provision earnings, जो उनके pre-provision profits हैं, वो गिर गए 9% से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि गिरावट की तो बात चल रही है, ठीक है ना। तो अब हमको इन्फर करना है गाइस, इस डेटा से हमको मीनिंग निकालना है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसमें हमें ये गिरावट की बात दिखे कि भाई जो प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स हैं वो भी गिर रहे हैं एंड आपका लोन मार्केट शेयर भी गिर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ प्री प्रोविजन प्रॉफिट्स क्या होते हैं। सो गाइस, प्रोविजन एक्चुअली होता है व्हेन यू डू इन फाइनेंस, जब आप प्रोविजनिंग करते हो ना किसी चीज़ की, यू एक्चुअली अकाउंट फॉर समथिंग, सम लॉस सिचुएशन, मतलब कोई डेट है उसकी प्रोविजनिंग करते हो कि भाई आपने जैसे लोन ले रखा है, जैसे मान लो यार मेरा कंपनी है कोई, ठीक है, और मेरी कंपनी ने लोन भी ले रखा है, ओके, तो मैं जो भी प्रॉफिट कमा रही हूँ, जितना भी मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, दिस फॉर्मूला तो जितना भी मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ ना, दैट प्रॉफिट वुड बी द प्री प्रोविजन प्रॉफिट। एंड पोस्ट प्रोविजन प्रॉफिट क्या होगा, जब इसमें से मैंने अपना डेट का अमाउंट निकाल दिया है, चुका दिया है उसको, दैट विल बी द पोस्ट प्रोविजन प्रॉफिट। सो प्री प्रोविजन मतलब डेट को अकाउंट करने से पहले जो मेरा मुनाफा है, प्रॉफिट है, दैट इज द प्री प्रोविजन प्रॉफिट। सो बेसिकली आपको इतने टर्म्स उसके अंदर समझने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप उसके बिना भी आरसी कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आपको इंक्विजिटिवनेस होगी इसलिए मैं कुछ टर्म्स आपको अभी और आगे भी थोड़े टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्री प्रोविजन प्रॉफिट 17 से 9% गिरा है, जो कि 8% की गिरावट देख रही हूँ मैं, एंड लोन मार्केट शेयर जो है वो 2% से गिरा है, ठीक है। लेट्स नाउ सी कि हमारे ऑप्शन में कुछ भी ऐसा हम इन्फर कर पा रहे हैं क्या। नाउ व्हेन आई रीड दिस वन,
ये क्या रहा है, इन द लास्ट डेकेड द वेस्टर्न बैंक्स हैव सीन अ ड्रास्टिक फॉल इन द मार्केट शेयर। तो वेस्टर्न बैंक्स ने मार्केट शेयर में ड्रास्टिक फॉल देखा है, बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट, है ना? आप मार्केट शेयर एलएमएस की बात कर रहे हो, आप लोन मार्केट शेयर की, बट प्रॉफिट के बारे में भी तो दिया हुआ है, प्री प्रॉफिट, उसके बारे में इसमें दिया ही नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। अच्छा, फॉरेन बैंक्स हैव सीन ह्यूज फॉल इन प्रॉफिट्स, अब इसने मार्केट शेयर नहीं लिया, आधी अधूरी बातें बोल रहे हैं ये। सी क्या कह रहा है, इन द लास्ट डेकेड इन इंडिया फॉरेन बैंक्स मार्केट शेयर हैज फॉलन स्लाइटली बट प्रॉफिट्स हैव प्लंज्ड मोर सिग्निफिकेंटली। अब देखो, फॉरेन बैंक का मार्केट शेयर जो है वो कितने से गिरा है, हमने देखा अभी मार्केट शेयर 2 से गिरा है, 2% से, और ये जो प्रॉफिट है वो 8% से गिरा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 2% से गिरा है और ये 8% से गिरा है, तो ये बात मैं इन्फर कर सकती हूँ कि फॉरेन मार्केट शेयर जो है वो कम गिरा है और प्रॉफिट प्लंज हो गया है। प्लंज का मतलब गिर गया है मोर सिग्निफिकेंटली, एकदम सिग्निफिकेंट मैनर में 8% की गिरावट देखने को मिली है। सो आई कैन से दैट येस दिस इज, बट हम ये कैंसिल कर चुके हैं तो इनको भी कर ही देते हैं। फॉरेन बैंक्स वर स्ट्रॉन्गर इन एरियाज लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। अरे बाबा, इसने तो परसेंटेज की बात ही नहीं की, कैंसिल। International banks have lost their market share in Asia even after being stronger. That's also not talking about the fall or anything, right? So आपका आंसर है ये, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ को समराइज कर रहा है, इन्फर करने में हमको हेल्प कर रहा है। So that's your answer. ठीक है, now we come over to the very very interesting part, which is your finance based question. अब देखो guys, finance based question में again I'm reiterating this fact कि प्लीज मत डरना अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो। ना बेल आउट का मीनिंग प्रोबेबली आई वुड से, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, आई थिंक आप एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द क्लास को पता होगा कि बेल आउट का मतलब क्या होता है। बट जस्ट इमेजिन कि आपको नहीं पता, ठीक है, चलो हम उसको आरसी से ही इसका मीनिंग निकालते हैं ना। थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव दिस फैक्ट टू यू कि आरसी में ही आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो आपसे बस वो इतना ही पूछ रहे हैं कि बेल आउट का मीनिंग क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेल आउट का मीनिंग आपको बता रहा है, और ये एग्जाम में आई हुई आरसी है गाइस, ओके। सो चलो चलते हैं बेल आउट जहां लिखा है वहां। सो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया था ताकि आप समझ जाओ कि इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं पढ़ लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। पूरी आरसी तो गाइस कंप्लीटली नहीं समझा पाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट येस जहाँ पर आपका आंसर है उतना पार्ट समझा देती हूँ आपको। सो एशियन लेंडर्स आर ऑल्सो विलिंग टू टेक ऑन मोर रिस्क। सो इस पार्ट में एक्चुअली में वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, मतलब वेस्टर्न लेंडर्स जो हैं वेस्टर्न बैंक के और एशियन बैंक के जो लेंडर्स हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है, और कहा जा रहा है कि एशियन लेंडर्स ना बड़े धाकड़ हैं, ओके। वो अपना वो लेंड करने से पहले डरते नहीं है, और वेस्टर्न लेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होके लेंडिंग करते हैं। सो एशियन लेंडर्स कैन बी मोर जेनरस विद इंटरेस्ट रेट्स। वो अपना अपफ्रंट फीस जो है वो बहुत कम चार्ज करते हैं। सो अपफ्रंट फीस होती है जो सामने से फीस दी जाती है, ठीक है। अट्रैक्टिव कॉवेनेंस देते हैं एशियन लेंडर्स। कॉवेनेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू ब्रेड किंग, अ हांगकॉन्ग बेस्ड पार्टनर एट लॉ फर्म पॉल हेस्टिंग्स। सो इसके अकॉर्डिंग ऐसा एशियन लेंडर्स करते हैं। चाइनीज बैंक्स आर डूइंग लेवरेज लोन्स फॉर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एट अप टू 8 times द एबिटा। अब गाइज ये क्या होते हैं, लेवरेज लोन्स वो होते हैं। सो आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू गेट एट दिस गाइज, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा समा बांध रही हूँ ताकि आपको ये लाइन समझ में आए, ओके। सो चाइनीज बैंक्स क्या होते हैं, सो ऑफकोर्स दे आर डूइंग लेवरेज लोन। सो लेवरेज लोन्स का मतलब होता है गाइज जब बैंक्स लेवरेज लोन देती है, मतलब वो उनको लोन देती है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी बेकार होती है, मतलब उन्होंने डिफॉल्ट किए होते हैं पास्ट में, तो उनको जब लोन दिए जाते हैं ना उसको कहते हैं लेवरेज लोन। एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म, प्राइवेट इक्विटी आपको आगे भी टर्म दिखेगा। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है वो लोग, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, आपको HNIs के बारे में पता होगा, ठीक है। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पब्लिक कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, सो दैट दे कैन टेक देम आउट, दे कैन टेक दी ओनरशिप एंड दे कैन टेक देम आउट फ्रॉम द पब्लिक लिस्टिंग, ओके। पब्लिक लिस्टिंग से उनको निकाल सकते हैं, बट दैट्स ऑफ कोर्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। तो आप इसको ऐसे समझ के चलो कि बहुत सारे HNIs होते हैं जो बड़े बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एबिटा भी एक टर्म होता है, अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। सो ऑफ कोर्स दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट,
taxation, depreciation, amortization. Okay, so 8 times this EBITDA प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है दे कैन, चाइनीज बैंक जो है उनको लोन दे सकते हैं, एंड वेस्टर्न बैंक जो है अबाउट 4 टाइम्स दे सकते हैं. ठीक है. Asian lenders are also more flexible when private equity wants their target to embark on another deal soon after the first. So of course Asian lenders जो है बड़े flexible होते हैं, क्योंकि private equity को क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार हम तुरंत से इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अभी हमने एक इन्वेस्टमेंट किया, हम तुरंत से दूसरा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो हमें लेंडिंग दो. तो एशियन लेंडर्स दे भी देते हैं. दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. ठीक है. और पे डिविडेंड्स, और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो इन चीज़ों में वो बड़े फ्लेक्सिबल है. वेर एज इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स ऑफन प्लेस लिमिट्स कि भाई आप इसके बाद ना एक्विजिशन नहीं कर सकते हो. जो वेस्टर्न लेंडर्स है ना, वो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को कहते हैं कि पहले आपने जो अभी लोन ले रखा है ना, पहले उसको चुकाओ, बाकी की एक्विजिशन आप बाद में करना. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इतने पूरे पार्ट में मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं एक्सप्लेन करती तो आपको समझ में भी नहीं आता. सो इस पूरे पार्ट में बात हो रही है कि एशियन, अगर हम ले मैन लैंग्वेज में बात करें तो एशियन लेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है. अच्छा, उनके फ्लेक्सिबल होने का मतलब फ्लेक्सिबल हैं, बिंदास हैं, आराम से लेंडिंग करते हैं, डरते नहीं हैं. उनके फ्लेक्सिबल होने का राज क्या है, वो ये पर्पल लाइन में लिखा है. Of course, many lenders in the region are state backed. State backed, आज ही मैं एडिटोरियल एक पढ़ा रही थी, उसमें भी ये टर्म हमने देखा था. So they know a bailout wouldn't be out of the question. So अब आपको समझ में आया होगा इसका पूरा सेंस. यहाँ पर many lenders जो हैं वो state backed है, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स है. सो बहुत सारे लेंडर स्टेट बैक्ड है, उनको स्टेट का, गवर्नमेंट का बैकिंग है. अगर गवर्नमेंट का बैकिंग है, जब आपके पीछे किसी का बैकिंग होता है तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, तो आप सेफ फील करते हो. वही हाल है एशियन लेंडर्स का कि बहुत सारे उसमें से स्टेट बैंक्स हैं, एंड उनको पता है कि अगर वो फंसेंगे, भैया लेंड करते चलो, अगर फंसेंगे तो हमको गवर्नमेंट निकाल लेगी, बेल आउट कर लेगी, मुसीबत से पैसा दे के निकाल लेगी. दैट्स हाउ वी आर टेकिंग आउट द मीनिंग ऑफ बेल आउट. सो ऑफकोर्स आपको प्रॉबली पता होगा बेल आउट का मीनिंग, बट हमने एक्चुअली में उसका मीनिंग पैसेज से निकाला है. इस बात को नोटिस ज़रूर करना गाइस. सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अ फेलिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब दूसरे का भी आंसर हम उसी से निकालेंगे. आपसे पूछा है प्लेन वैनिला लेंडिंग क्या होती है, बताइए. सो प्लेन वैनिला बॉन्ड्स होते हैं गाइस. अगर आपने मतलब जिनको फाइनेंस पता है उन्होंने शायद सुना होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना उनको लगेगा फाइनेंस बेस्ड आइसक्रीम, फाइनेंस बेस्ड आरसी में आइसक्रीम कहाँ से आ गई, राइट. सो प्लेन वैनिला, मैम वैनिला कैसे आ गया यहाँ पर. सो लेट्स जस्ट गो टू द पॉइंट जहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि उसका आंसर आपको वही मिल जाएगा. सो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि, और हमने भी आंसर भी किया कि यार जब हेल्दी डिपॉजिट्स मिल गए ना, मतलब एशियन बैंक्स का डिपॉजिट सिचुएशन बहुत अच्छा है. ओके, एंड उनको फंडिंग भी अच्छे से मिल रहा है, तो उससे क्या हुआ कि दे कुड मूव बियॉन्ड प्लेन वैनिला लेंडिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑफरिंग. तो अगर आपको बेसिक ऑपोजिट्स भी पता है तो कॉम्प्लेक्स ऑफरिंग मतलब समथिंग विच इज टफ, समथिंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल. सो प्लेन वैनिला बॉन्ड्स भी होते हैं सिंपल बॉन्ड्स. ओके, दे आर सिंपल बॉन्ड्स जो अगर किसी को फंड्स रेस करने होते हैं वो सिंपल बॉन्ड्स इशू करता है, सामने वाला इन्वेस्ट करता है, वो उसको इंटरेस्ट देता है, सिंपल. ओके, सो प्लेन वैनिला लेंडिंग मीन्स सिंपल लेंडिंग, एंड दैट्स हाउ वी टेक आउट द मीनिंग ऑफ प्लेन वैनिला. और एक्चुअली भी बॉन्ड्स भी वही होते हैं गाइस. ठीक है. एंड ये देखो आपको मजाक के कैसे करते हैं, ये एक्चुअल आपके एग्जाम की आरसी है गाइस. लेंडिंग डन टू अपलिफ्ट द आइसक्रीम इंडस्ट्री. नथिंग कैन बी फनियर देन दिस. सो आप सोचो, डरना बंद करो प्लीज. ओके, आई होप कि ये क्लास आपको फाइनेंस बेस्ड आरसी का डर आपका निकाल रही होगी. आई एम श्योर अबाउट दैट. सो आपका आंसर है इसका डी, अ बेसिक एंड सिंपल वर्जन ऑफ लेंडिंग. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन वॉज एम्बार्क. सो एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी. एंड देखो गाइज, जनरली आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ना ईजी होते हैं. सो वोकैब अगर 2 आए 3 आए उसको ज़रूर से करना रहता है आपको. सो एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी. अब आपसे वो पूछ रहे हैं ऑपोजिट, तो अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ऑपोजिट उसका होगा कि आप उसको बंद कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो.
ठीक है। अब कमेंस का मतलब भी स्टार्ट होता है, अंडरटेक का भी मतलब होता है यू आर डूइंग इट, इनिशिएट का मतलब भी स्टार्ट होता है। अब मैलापर्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर। सो मैलापर्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आपको मैलापर्ट का मतलब नहीं भी पता है तो आपको कम से कम एम्बार्क और टर्मिनेट को तो आप रिलेट कर सकते हो, आपके मार्क्स आराम से आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस आरसी विद एन एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉट वॉज माई एम बिहाइंड डूइंग अ फाइनेंस बेस्ड आरसी। ऑफकोर्स आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आरसी ही करने में डर लगता होगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें उसमें ही डर लगता होगा। आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग सम स्ट्रैटेजी वीडियोज़ जिसमें आपको पता चले कि आप बिगिन कैसे करोगे आरसी के साथ, राइट। बट आई वॉज एक्चुअली डाइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, क्योंकि इट वॉज यू नो लाइक वेरी स्कैरी फॉर मी कि अगर मेरे स्टूडेंट्स बोलें कि मैम फाइनेंस बेस्ड आरसी तो होती ही नहीं है, ये कैसे करेंगे। आई एम एक्चुअली गारंटिंग यू कि चाहे मेंस में क्यों ना आ जाए आप आराम से उसको कर पाओगे, क्योंकि अगेन द फैक्ट इज कि आरसी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, आपको उसी के बेसिस पर आंसर करना है। तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई किसी भी और बैकग्राउंड का है, हर बंदा उसको अटेम्प्ट कर सकता है, hence proved. So I hope that this class was useful for you guys, and if it was, make sure आप इसको like कर देना, share कर देना, क्योंकि yes guys, all these classes, strategy based classes, questions को कैसे attempt करना है I'll be bringing for you all, but it's just dependent on how you are receiving it. If you're liking these classes, of course they will keep coming. सो मेक श्योर आप उसको लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड जितने स्टूडेंट्स प्लस लेना चाहते हैं और डेली बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को एम्प अप करना चाहते हैं, दे कैन यूज दिस कोड sakshi24 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ऑफकोर्स इंग्लिश में गाइस मैं आपको कंप्लीट प्रेपरेशन दे रही हूँ, ग्रामर, प्रैक्टिस एंड डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन माई बैचेस। एंड जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप तो सबकी क्लासेस देख सकते हो, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी तो आप @साक्षी पाहवा से मेरा टेलीग्राम चैनल ढूंढ सकते हो, एंड उस पर यू कैन गेट इन टच विद मी। ओके, सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। आई विल बी गिविंग यू दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल ओनली, सो वहाँ से आप ये PDF उठा सकते हो। ओके, चलो बाय गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। बाय बाय।